हिंदू देवरानी का मुस्लिम जेठानी पर अत्याचार। जोया नाश्ते की थाली लेते हुए अपने देवर के कमरे में जाती है और उसे पढ़ाई करते हुए देख उसे नाश्ता देती है और कहती है, अरे मेरे प्यारे देवर जी, कितनी मेहनत के साथ तुम पढ़ाई कर रहे हो। एक ना एक दिन तुम अपने सभी इम्तिहानों को पास करके ही रहोगे। ये मेरा तुमसे वादा है और मैं खुदा से तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं भी करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये नाश्ता खत्म करना होगा। ओहो भाभी, आपको मेरी इतनी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इस समय मुझे मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो अपनी परीक्षा में अव्वल कैसे आऊंगा। प्यारे देवर जी, पहले ये नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मुझे नमाज पढ़ने के लिए भी जाना है। जोया नागार्जुन के टेबल पर नाश्ते की थाली रखकर अपने कमरे में नमाज पढ़ने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आ जाता है। अरे ये क्या, मैंने तो पूजा की थाली तैयार ही नहीं की। माँ जी को पूजा की थाली तैयार करनी पड़ जाएगी। अभी नमाज पढ़ने के लिए मेरे पास 10 मिनट है। मैं जल्दी से 5 मिनट में जाकर पूजा की थाली तैयार कर देती हूँ। जोया ऐसा कहते ही घर के मंदिर में जाती है और वहां जल्दी से पूजा की थाली तैयार कर देती है। पूरी थाली फूलों से सज जाती है। तभी वहां कौशल्या आती है और जोया को कहती है, अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा नमाज पढ़ने का समय हो रहा है। चलो चलो तुम जाओ, ये सब तो मैं खुद भी देख लूंगी। कौशल्या ऐसा कहकर जोया को नमाज पढ़ने के लिए भेज देती है। जोया अपने कमरे में जाती है और नमाज पढ़ लेती है। इसके बाद वो अपने पूरे परिवार के लिए खुदा से दुआएं करती है। अल्लाह तेरी रहमत है जो तूने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। अल्लाह बस हमेशा मेरे परिवार की हिफाजत रखना। जोया नमाज पढ़ने के बाद घर के बाकी के कामों में लग जाती है। तभी वो अपनी सास कौशल्या से कहती है, अम्मी जान, मैं सोच रही थी कि आप मेरी देवरानी भी ले आओ इस घर में। कब तक हम इस तरह अपने देवर को परेशानी में देखें? हमसे और नहीं देखा जाता, और फिर कोई खुशी का मौका भी तो होना चाहिए। अरे बहू, तेरी बात को भला मैं टाल सकती हूँ क्या? तभी वहां पंडित आ जाता है और कौशल्या से कहता है, अरे भाई, जैसी जैसी लड़कियों की बात आपने की थी वैसी लड़कियों का रिश्ता मैं लेकर आया हूँ। आ जाओ बहन, देख लो। जोया, मैंने पहले ही पंडित को बुला लिया था। मुझे भी तुम्हारी तरह इस घर की बहुत फिक्र रहती है, और सबसे ज्यादा नागार्जुन की। तुम जाओ रसोई में जाकर विराज के लिए नाश्ता बनाओ, मैं लड़कियों की फोटो देख कर आती हूँ। कौशल्या की बात मानकर जोया खुशी खुशी रसोई में विराज के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। जिसके बाद कौशल्या कई सारी फोटो देखने के बाद उनमें से एक फोटो पसंद करती है और पंडित से कहती है, पंडित जी, ये लड़की घर की बहू बनने के लायक लग रही है। ये काम करो, इस लड़की के परिवार से रिश्ते की बात शुरू करो। पंडित फौरन ही रिश्ते की बात शुरू कर देता है। कुछ ही समय में दोनों परिवारों के बीच में शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद कौशल्या अमृता को शादी करके अपने घर ले आती है। अमृता इस बात से बेखबर थी कि उसकी जेठानी मुस्लिम धर्म से है। आओ आओ, अंदर आ जाओ और यहाँ अपनी तशरीफ रखो। जोया, थोड़ी देर अमृता को आराम करने देते हैं। इतने में हम उसके लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाते हैं। ऐसा कहकर कौशल्या जोया को लेकर रसोई में चली जाती है। वहीं अमृता को जोया के नाम और उसके बर्ताव से ये पता चल जाता है कि वो मुस्लिम है, और वो अपने मन ही मन सोचती है, इस घर में मेरी जेठानी एक मुस्लिम लड़की है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? इन लोगों ने मुझसे झूठ कहा। अमृता पहले दिन से ही जोया से नफरत करना शुरू कर देती है। उस दिन के बाद से वो हर एक बात में जोया को ताने देना शुरू कर देती है। ची 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 ची, एक मुस्लिम लड़की के हाथों का बना हुआ खाना मैं कैसे खा सकती हूँ? पता नहीं इनके धर्म में क्या क्या होता रहता है। जोया ये सुनकर बहुत हैरान रह जाती है। अल्लाह तौबा, बेटा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी देवरानी हो, मतलब मेरी छोटी बहन। तुम्हें मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। तुम जैसे मुसलमानों को कुछ नहीं हो सकता। अमृता, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें अपनी जेठानी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या के कहने पर अमृता चुप हो जाती है। कौशल्या और जोया को अमृता का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है। जिसके चलते कौशल्या अपने कमरे में जोया को लाने के बाद उससे कहती है, अरे बड़ी बहू, अपनी छोटी देवरानी की बातों का बुरा मत मानना। अभी वो छोटी है और उसे समझ नहीं है। देखो, कल मुझे तीर्थ यात्रा के लिए निकलना है। उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों में मेरे आने से पहले सब कुछ सही हो जाए। अम्मी जान, आप मेरी परवाह ना करें। मैं अपनी छोटी देवरानी के साथ अच्छे से रहूंगी। आप बेफिक्र होकर तीर्थ यात्रा के लिए जाइए। अगले दिन कौशल्या तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही अमृता अपने रंग ढंग दिखाने लगती है। यहाँ तक कि वो अपने हिस्से के काम भी जोया के ऊपर छोड़ देती है।
देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में जा रही हूँ, जो कुछ काम बचे तुम खुद कर लेना। जोया अमृता से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिन प्रतिदिन अमृता बहुत अत्याचार उसके ऊपर करने लगती है। वहीं नवरात्रि आ जाती है, जिसके चलते कौशल्या फोन करके अमृता को नवरात्रि के व्रत रखने के लिए कहती है। वैसे भी ये बात मेरी सास को कहना नहीं चाहिए था, मैं तो खुद दुर्गा माँ को इतना मानती हूँ। उस दिन के बाद जब पहला नवरात्रा आता है, अमृता अपना पहला नवरात्र रखती है, जिसमें मंदिर की सारी साफ सफाई और उसकी पूजा की थाली सब तैयार करके जोया उसे देती है। अमृता पूजा की थाली में हाथ मार देती है और उसे गिरा देती है। तुम्हारी जितनी बदतमीज लड़की मैंने अभी तक इस दुनिया में नहीं देखी। तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे मंदिर को अपवित्र करने की? चली जाओ यहाँ से और मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अमृता जोया को वहां से भगा देती है, जिसके बाद वो खुद मंदिर की साफ सफाई करके और अपनी दोबारा से पूजा की थाली तैयार करती है, जिसके बाद में दुर्गा माँ की पूजा करती है। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके सारे नवरात्रि रखती है। लेकिन जिस दिन नवमी का दिन होता है, वो रसोई में दुर्गा माँ की 9 कन्याओं को भोजन खिलाने के लिए उनका प्रसाद बना रही होती है। आज तो दुर्गा माँ की 9 कन्या खुश हो जाएंगे, मैंने बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनाया है। अमृता प्रसाद बनाते बनाते अचानक से बेहोश हो जाती है। ये सब जोया देख लेती है और वो उसे किसी तरह उठाकर कमरे में ले आती है। अल्लाह, ये क्या, मेरी देवरानी बेहोश हो गई। अब मैं ही माता रानी का भोग बनाकर कन्या जमा देती हूँ। जोया प्रसाद बनाने के बाद 9 कन्याओं को बुलाकर उन्हें भोजन खिलाती है, जिसके बाद वो थोड़ी देर में नारियल का पानी ले जाकर अपनी देवरानी के मुंह में डाल देती है, जिसके चलते उसे होश आ जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती हो ना आज नौमी है और मैं बिना माता रानी की 9 कन्याओं को भोजन खिलाए अपना व्रत नहीं खोल सकती थी। तुमने ये क्यों किया? अमृता, एक बार तुम बाहर तो आओ, तुम्हारा व्रत तो पूरा हो चुका है। अमृता बाहर आकर 9 कन्याओं को भोजन खाते हुए देखती है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने अपने धर्म का मान रखते हुए भी मेरे धर्म को पूरी तरह निभाया और कोई भेदभाव नहीं किया। मैं जब से इस घर में आई हूँ हमेशा आपके साथ भेदभाव करती रही और आपके ऊपर बहुत अत्याचार भी किए। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। जब खुदा ने ही हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ भेदभाव कैसे कर सकती हूँ? जब मैं इस घर में आई थी तभी से मैं इस घर की हर एक परंपरा और धर्म को मानती आ रही हूँ। मेरे लिए उतना ही पाक तुम्हारा धर्म है और उतना ही मेरा। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी देवरानी हो, यानी छोटी बहन। उस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी के बीच बहुत अच्छी जमने लगती है। अमृता रमजान के रोजे में जोया की सुबह की सहरी बनाकर उसे देने लगती है और उसकी हर एक काम में मदद भी करती है, जिसके चलते वो जोया के साथ ईद खुशी खुशी मनाती है। किंजल किचन की स्लैब साफ कर रही थी। ख्वाब देखे छोटे मोटे, बतिया बनाए कैसे, सजना अनाड़ी बेईमान। ओहो! नाचते हुए वो अचार की बरनी तोड़ देती है तो सास रूपा देखकर कहती है, बहू, ये तूने क्या किया? ऐसे कोई साफ सफाई करता है क्या? मुझे तो लगता है तू किचन को और गंदा कर रही है। देख, मेरी अचार की बरनी भी तोड़ दी। पता भी है कितनी मेहनत लगती है अचार बनाने में। माँ जी, आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे मैंने जानबूझकर अचार की बरनी तोड़ी है। एहसान मानिए मेरा कि मैं रसोई का काम तो कर रही हूँ एटलीस्ट, वरना मेरे घर में तो नौकर चाकर थे। बहू, तू पहले अपने घर में बैठी थी, लेकिन अब तेरी शादी हो चुकी है, तू बहू बन गई है और तुझे बहुत से परिवार संभालने होंगे। बहुत बहस कर ली, अब जाकर बर्तन साफ कर। जब देखो ये रूपा फ्रंटलाइन सासू माँ मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे कहाँ मैं रानी की तरह अपने घर में रहती थी और कहाँ मुझे नौकरानी बना दिया है। देवर जी की शादी हो तो सारा काम वो देवरानी नौकरानी बनकर करेगी और मैं तो उससे ये जरूर करवाऊंगी। सास की बातें सुनकर किंजल अमीर बहू बर्तन मांजती है तो उसके हाथ से बर्तन फिसल जाते हैं, तो कुछ न कुछ वो खटपट करके रखती है। इस बर्तन के शोर से रूपा उसके पास आकर फिर से कहती है, बहू, तू सच में एहसान करती है काम करके। इतना टैलेंट तुझ में आता कहाँ से है कि तू कोई भी काम बिना खटपट के नहीं कर सकती। जब से शादी हुई है तेरे काम करने में आवाज जरूर आती है। पता चलता है कि मेरी अमीर बहू काम कर रही है। घर पर कभी टीवी का रिमोट तोड़ती है, कभी गमला तोड़ती है, कभी अचार की बरनी और अब बर्तन पर बर्तन। माना तेरे दहेज में बर्तन आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू तोड़ फोड़ ही करती रहेगी।
माँ जी, ऐसा नहीं लगता कि आपने मुझे जरूरत से ज्यादा सुना दिया है? और कम पैसों की चीज तोड़ भी दी तो क्या हुआ, दोबारा आ जाएगी। वैसे भी मैं कुछ जानबूझकर नहीं करती हूँ, जितना आप मुझे सुना देती हो। इतना ही है तो एक नौकरानी लाकर रख दो, या फिर देवर जी की शादी किसी गरीब से करवा दो जो इस घर को संभाल लेगी, क्योंकि मैं तो ये सब नहीं झेल सकती। तुझे शादी करके लाकर मैं जितना खुश थी, आज उतना ही अपना सर पीटती हूँ। पर तूने बातों बातों में मुझे बहुत अच्छी बात कह दी। मैं युवी की शादी करवाऊंगी। ये कहते ही रूपा अपने छोटे बेटे युवी के लिए एक गरीब घर की लड़की ढूंढती है जो कि काम करने में सर्वगुण संपन्न थी। वो चट मंगनी पट ब्याह कराकर श्वेता को अपने घर ले आती है और पहली रसोई में फटाफट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। ये देखकर सास कहती है, मैं गरीब क्या लाई, तेरे माँ बाप ने तो सच में ही मुझे दहेज नहीं दिया श्वेता बहू, पर तूने अपनी पहली रसोई का खाना झटपट बनाकर इस तरह डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। ये देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ। मतलब तू कब उठी, कब तूने घर की सफाई की, सब खाना बना दिया, पता ही नहीं चला। देखा किंजल बहू, काम ऐसे होता है शांति से। हाँ हाँ, अच्छी बात है माँ जी, करवाइए देवरानी जी, करेंगे अब सब कुछ। माँ जी, पापा जी, जेठानी जी, भाई साहब, युवी, बैठिए ना, आप सब, मैं आपको खाना परोसती हूँ। अरे बहू, तुमने नाश्ते में क्या बनाया है? पापा जी, मैंने आलू के पराठे, रायता, मटर पनीर की सब्जी और पास्ता बनाया है। अरे वाह, शादी के समय मैंने तुम्हें पास्ता बताया था तो तुमने वही बना दिया। वेरी गुड जॉब। माँ ने कहा था, पति को खुश करने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, इसीलिए मैंने आपके लिए पास्ता बनाया है। तभी सब एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं जिसमें सब गरीब बहू के खाने की तारीफ करके उसे शगुन देते हैं। इस बात से अमीर बहू चिढ़कर कहती है, माँ जी, पापा जी, आप सबने तो मुझे शगुन नहीं दिया था, पहली रसोई का गरीब बहू को तो दे रहे हैं। अरे किंजल बहू, अपनी देवरानी को कम से कम ऐसे तो मत बोल। वही तो, और वैसे भी तूने कौन सी पहली रसोई का खाना बनाया था, याद नहीं? तूने हमें क्या डायलॉग मारा था कि मैं अमीर घर की बेटी हूँ, इसीलिए मुझे खाना बनाना नहीं आता और न ही मैं बनाऊंगी। हाँ हाँ माँ जी, याद आ गया, अब याद मत दिलाइए। इस बात से किंजल बहुत चिढ़ जाती है। सास दोनों बहू को एक साथ रसोई में काम करने को कहती हैं। वक्त गुजरता है, दोनों बहुओं में काफी नोकझोंक होती है। जहाँ एक तरफ अमीर बहू काम बिगाड़ती है तो गरीब बहू संवारती है, उसकी तारीफ होती है। एक दिन दोनों बहू रसोई में काम कर रही थीं, वहीं बड़ी बहू हेडफोन लगाकर गाते हुए, आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली गहरे पानी की मछली हो राजा, घाट घाट दरियों में घूमी हूँ मैं, तेरी नजरों की लहरों से हार कर आज डूबी हूँ मैं। खाना बनाते वक्त उसका बर्तनों में हाथ चला जाता है जिससे बर्तन गिरने लगते हैं। फिर देवरानी कहती है, अरे जेठानी जी, आप क्या कर रही हैं? माँ जी आपके बारे में सही बात कह रही थी, आप कितना काम बिगाड़ती हैं, और काम करते वक्त गाना सुनने की क्या जरूरत थी? देवरानी, छोटी हो ना छोटी रहो, ज्यादा मत बोलो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम एक ही ससुराल में रहते हैं, ये हमारी मजबूरी है, और कान खोल कर सुन लो, मेरी तुमसे कभी नहीं पटेगी। तो जेठानी जी मुझे पटा लीजिए, मैं पट जाऊंगी। ए दिल चलेगा अब ना कोई बहाना, जेठानी को होगा अब देवरानी को पटाना। गर्मी तुझ में इतनी है तो रोटी खाती किस आटे की, ये लड़की पागल है पागल है पागल है। तभी सास उन्हें यूं देखकर ताली बजाते हुए कहती है, अरे वाह वाह, मेरी अमीर गरीब बहुओं, सामान गिराकर खाना जलाकर तुम दोनों अपनी अंताक्षरी में लगी हो। छोटी बहू, बड़ी बहू तेरी बॉयफ्रेंड है जो तुझे पटाएगी, या बड़ी बहू वो नौकर है जिसे तू हमेशा सुनाएगी? चल क्या रहा है तुम दोनों में? दोनों के अंताक्षरी की जंग में सास की दखल अंदाजी पड़ती है तो दोनों बहू एक साथ कहती हैं, चुप हो जाइए रूपा फ्रंटलाइन माँ जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मुझे कहने की? इसीलिए क्योंकि आप उसी रूपा फ्रंटलाइन ऐड की तरह हो जो बार बार आती जाती रहती है। हे मारा राम जी, किस किस ने संभालो, आज तो तुम दोनों एक ही हो गई हो मेरे खिलाफ। अपने लिए तो होया नहीं जाएगा। और तू गरीब बहू, अगर तेरे घर से थोड़ा दहेज आता तो मेरी तो नाक कटने से बच जाती।
और ये एक महारानी है जो अमीर घर की बिगड़ी औलाद है, घर का एक काम भी नहीं कर पाती। पता नहीं तुम दोनों कब एक ही ससुराल में प्यार से रहने लगोगी, जब देखो लड़ती झगड़ती रहती हो। माँ जी, हम कभी एक बनकर नहीं रह सकते इस ससुराल में। जी माँ जी। अगले दिन श्वेता खाना बना रही थी। किंजल उसी रसोई में होती है, लेकिन सब्जी की गैस बंद नहीं करती तो सास कहती है, बहू, तूने अपने सामने सब्जी जला दी मगर गैस बंद नहीं की, क्यों? क्योंकि माँ जी, मैं उस गरीब देवरानी का काम नहीं करूँगी। ये बात गरीब बहू सुनकर अगले दिन बदला लेती है। कितनी तेज बारिश हो रही है और जेठानी जी यहाँ नहीं है। इतनी महंगी साड़ी उन्होंने बारिश में छोड़ दी, अब मैं भी नहीं उठाऊंगी। कुछ देर बाद जब किंजल अपनी साड़ी को देखती है तो वो खराब हो जाती है। ओ देवरानी जी, जब तुम घर पर थी तो तुमने मेरी साड़ी उठाकर अंदर क्यों नहीं रखी? हो गई ना मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब। जैसे आपने मेरी सब्जी अपनी आंखों के सामने जलवा दी, उसी तरह मैंने आपकी साड़ी बारिश में खराब होने दी। अगर आप ऐसा बर्ताव नहीं करती तो मैं भी नहीं करती। तभी किंजल को अपनी गलती का एहसास होता है और सास आकर कहती है, अब समझ आया कि अलग अलग रहने से, बात ना करने से हालात कितने बिगड़ जाते हैं। ये तो सिर्फ कपड़े हैं, अगर तुम साथ नहीं रहोगी तो हो सकता है जिस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो और इसी बात की वजह से तुम दोनों एक दूसरे का साथ ना दो। तुम्हें अपने ससुराल में एक तो होना ही होगा, क्योंकि कभी किसी के दो ससुराल नहीं होते। माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपके और देवरानी जी के साथ बहुत ज्यादा गलत बर्ताव किया है। माफ कर दो श्वेता मुझे। माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी आप दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन अब हमारा ससुराल एक ही है और हम दोनों भी एक हैं। दोनों जेठानी देवरानी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये देखकर सास को खुशी होती है, उनकी नज़र उतारती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।